हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो स्पेलिंग चेक से है, स्पेलिंग मिस्टेक्स। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पेपर में, इनमें से जो गलत स्पेलिंग है उस पर आपको टिक करनी है, तो आपको सही स्पेलिंग भी आनी चाहिए। इसमें ऑप्शन है एंग्जाइटी, एंकल, अकोमोडेशन एंड एलर्जी, राइट। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे एंकल की स्पेलिंग जो लिखी गई है वो गलत लिखी गई है। एंकल की जो स्पेलिंग होती है एल पहले होता है और ई बाद में होता है। एंकल, एंकल होता क्या है? एंकल होता है जॉइंट्स होती है आपके लेग और फुट के बीच में, ठीक है। उसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है द जॉइंट कनेक्टिंग फुट टू द लेग। जो फुट को लेग से कनेक्ट करती है उसी को एंकल हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एंकल जो है काउंटेबल नाउन है। अच्छा, जब नाउन है तो उसको जाना करिए कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, क्योंकि अनकाउंटेबल होगा तो उसे प्लूरल नहीं बना पाएंगे। एंकल्स, एंकल्स में स्वेलिंग हो गई है, ठीक, इस तरीके से आप बोलते हैं एंकल्स। तो ये आपका सही। अकोमोडेशन में देखिए ध्यान रखिएगा, अकोमोडेशन की जो स्पेलिंग होती है डबल सी और डबल एम होती है। कभी कभी इसके भी स्पेलिंग पूछी जाती है, जहाँ पे कहीं पे सिंगल सी दे देगा और डबल एम दे देगा, या डबल सी दे देगा लेकिन सिंगल एम दे देगा, तो इसको ध्यान रखिएगा डबल सी डबल एम होता है। अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन ऐसी जगह के लिए यूज़ करते हैं जो आपके स्टे करने के लिए, खाने के लिए होती है, ठीक है ना। आप जहाँ पे आराम कर सकते हैं, रुक सकते हैं, ठीक है, खा सकते हैं। जैसे आप देखिए कि बहुत सारे फ्लाइट ऐसे हैं जिसमें अकोमोडेशन की व्यवस्था है, ठीक है। बट अब पूरा होल नाइट रुकने के लिए नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि आप जहाँ कहीं एक एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर भी पहले पूछते हैं कि भाई यहाँ पे अकोमोडेशन की व्यवस्था है कि नहीं है। तो अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन अ प्लेस टू लिव, वर्क और स्टे इन, ठीक है, जहाँ पे आप रुक सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जगह के लिए हम अकोमोडेशन वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये भी एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अकोमोडेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड है एलर्जी। एलर्जी होती क्या है? एलर्जी एक मेडिकल कंडीशन होती है। इसमें होता क्या है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने का मतलब कोई चीज़ खा लिया या टच कर लिया तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, आपको हो सकता है फीवर भी हो जाए या और भी इसके कुछ लक्षण वगैरह दिख जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को होता है एलर्जी होती है, ठंडी से एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है। तो एलर्जी की वजह से क्या होता है, बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करती है, सर्दी हो जाएगी, ठीक है, आपको फीवर हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। इंग्लिश में भी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया हुआ है। अ मेडिकल कंडीशन दैट कॉजेज यू टू रिएक्ट बैडली, that causes you to react badly or feel ill when you eat or touch a particular substance। जब आप ईट करते हैं या टच करते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन हो गए एंकल के, अकोमोडेशन के, एलर्जी के। एंग्जाइटी क्या होती है? एंग्जाइटी को हिंदी में बोलते हैं चिंता। अच्छा, चिंता होती क्या है? चिंता हमेशा बुरी चीज़ों के लिए होती है। कहते हैं चिंता मुझे हो रही है, तो चिंता इसलिए होती है कहीं ये चीज़ ऐसा ना हो जाए, जैसे एग्जाम के रिजल्ट आने वाले हों तब उस समय एंग्जाइटी ज़्यादा होती है। पेशेंट कोई एडमिट हो, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में अंदर चला गया हो, फिर आपकी एंग्जाइटी होती है, ठीक है, वरीड हो जाते हैं आप, चिंतित हो जाते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा उस समय, लेकिन निगेटिव ख्याल ज़्यादा आते हैं। तो एंग्जाइटी जो होती है एक स्टेट होती है, एक फीलिंग, स्टेट ऑफ फीलिंग कह सकते हैं। नर्वस हो जाते हैं आप या वरीड हो जाते हैं, नर्वस और वरीड दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, राइट। तो ये जो वर्ड है, ये सारे वर्ड के एक्सप्लेनेशन है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी आपको देखना चाहिए कि सारे के सारे वर्ड नाउन है। अच्छा, जब नाउन है तो इसमें काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरीके से यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। इसमें जितने भी वर्ड हैं उनको आप दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये काउंटेबल नाउन है यहाँ पे, ठीक है ना। एंकल भी यूज़ कर सकते हैं, एंकल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप एकोमोडेशन, ये भी काउंटेबल नाउन है, दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एलर्जी, एलर्जीज भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इनको प्लूरल बना के आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी आपको सही स्पेलिंग चेक करना है कि कौन सा स्पेलिंग इसमें गलत है। यहाँ पे एटिकेट, पैटर्न, प्रिविलेज एंड डायलॉग, ठीक है। तो इसमें जो स्पेलिंग गलत है वो है इस वर्ड का, एटिकेट। एटिकेट की जो स्पेलिंग होती है वो होती है ETIQUETTE। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है, एटिकेट। एटिकेट क्या होता है? द वे यू बिहेव टू समवन। जिस तरीके से आप किसी दूसरे से बिहेव करते हैं वही आपका एटिकेट होता है, आपका तौर तरीका, मिलने का तरीका। तो अगर आप सही से मिलते हैं तो कहते हैं यार उसका एटिकेट बहुत अच्छा है, और आप गलत तरीके से मिलते हैं तो उसका एटिकेट बहुत ख़राब है। इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है पोलाइट बिहेवियर। ये बिहेवियर है आपका, एटिकेट है आपका बिहेवियर, ठीक है। लेकिन कैसा बिहेवियर है? पोलाइट बिहेवियर।
इन सोसाइटी और अमंग मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग हैं, उसमें आप किस तरीके से आपका बिहेवियर है, आपका मिलना जुलना कैसा है, आपका एटिकेट कैसा है, राइट। तो ये चीज़ समझ में आ गई, एटिकेट, आपका बर्ताव, आपका बिहेवियर। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न आपके देखिए मोबाइल में भी लगा रहता है, एक तरीका होता है जिससे आप अपने मोबाइल के कोड को, लॉक को खोलते हैं, ठीक। तो वही है यहाँ पे, पैटर्न भी सही है, PATTERN। इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं, द रेगुलर वे इन विच समथिंग हैपन। एक रेगुलर वे होता है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से आप करते हैं, रेगुलर वे ऑफ समथिंग हैपन। नाउ प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज को हिंदी में बोलते हैं विशेषाधिकार या सौभाग्य बोलते हैं। तो ये प्रिविलेज जो यूज़ करते हैं, इट्स माय प्रिविलेज, इट्स माय ऑनर टू बी हियर। तो प्रिविलेज जो होता है, स्पेशल राइट्स होते हैं जो आपको दिए जाते हैं, ठीक है। अ पर्टिकुलर राइट और एडवांटेज दैट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हैज़। किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही दिया जाता है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल है उनके लिए दिया जाता है। प्रिविलेज सबके लिए नहीं होता है, स्पेशल लोगों के लिए ही प्रिविलेज होता है, ठीक है। नाउ डायलॉग, डायलॉग तो जानते ही हैं, डायलॉग का मतलब होता है बातचीत, और बातचीत क्या होता है? कन्वर्सेशन, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्सेशन। अब वो चाहे किताब में कन्वर्सेशन हो, ठीक है, कहानियों में पढ़ते हैं कि राम ने पहले ये कहा, फिर सीता ने उनको ये कहा, तो ये कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है। चाहे वो कोई नाटक में हो या फिल्म या मूवी में हो, तो जो बातचीत होती है, जो डायलॉग होते हैं, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं। इंग्लिश में डायलॉग ही यूज़ करते हैं, हिंदी में बातचीत यूज़ करते हैं। सभी के सभी यहाँ पे नाउन है, लेकिन यहाँ पे डायलॉग जो है, डायलॉग ये इसका प्लूरल भी बन सकता है, यानी काउंटेबल नाउन की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रिविलेज को प्रिविलेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, काउंटेबल नाउन ये भी यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न और एटिकेट, यहाँ पे पैटर्न्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, लेकिन एटिकेट का प्लूरल नहीं होता, ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इडियम्स एंड फ्रेज से, जिसमें वो लिखा हुआ है टू टेक समवन टू टास्क। टू टेक समवन टू टास्क का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज somebody very strongly for something they have done। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने कोई काम किया हो और हो सकता है वो काम गलत हुआ हो, ठीक है, तो उस काम के लिए उसको क्रिटिसाइज करना, उसको डांटना ही कहलाता है टू टेक समवन टू टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा टू स्कोल्ड समवन। ये क्या होता है? टू असाइन वर्क टू समवन। टू असाइन वर्क टू समवन का मतलब होता है कि किसी को कोई काम असाइन करना, सौंपना। टू टेक समवन टू हिज प्लेस ऑफ वर्क, किसी को उसके प्लेस ऑफ वर्क तक ले जाना, काम करने की जगह तक ले जाना। टू प्रेज समवन फॉर द वर्क डन, मतलब कोई काम किसी ने किया उसके लिए प्रेज करना। तो प्रेज करना भी दिया हुआ है, स्कोल्ड भी करना, स्कोल्ड भी दिया हुआ है। तो इसमें से सही जो ऑप्शन होगा वो स्कोल्ड समवन, ठीक है। किस लिए आपने स्कोल्ड किया? फॉर समथिंग दे हैव डन, जो उसने काम किया है उसके लिए आपने स्कोल्ड किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किसी काम के करने का अंजाम भुगतना, यानी कोई आपने काम किया और उसका अब प्रॉज हो कॉन्स हो, उसके लिए आप तैयार रहना, उसका जो परिणाम भुगतते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू फेस द म्यूजिक, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? अब सारे ऑप्शंस की मीनिंग आपको समझनी होगी। लिखा हुआ टू बी ग्रीटेड रूडली, किसी को ग्रीट कर रहे हैं बहुत ही रूडली। जैसे ग्रीट का मतलब होता है किसी को अभिवादन करना, किसी का आवभगत कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, किसी को ग्रीट करते हैं नमस्ते, ठीक है, किसी को ग्रीट करते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये ग्रीटिंग जो है आपकी रूडली है। आ जाओ, चलो बैठ जाओ, आइए 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 बैठ जाइए। तो ये ग्रीटिंग आपकी होती है, जो ये इस तरीके से रूड जो ग्रीटिंग होती है उसी के लिए यूज़ किया। तो टू बी ग्रीटेड रूडली यानी कि रूडली ग्रीट किया जाना, ठीक। टू बी ऑफर्ड वार्म हॉस्पिटैलिटी, अच्छा ये भी है वार्म हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में इसको एडमिट कराना। यहाँ पे वार्म हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है गर्मजोशी से किसी का स्वागत किया जाना, ठीक है। तो गर्मजोशी से स्वागत कैसे करते हैं? ओह वेलकम, वेलकम टू माय होम। तो इस तरीके से गर्मजोशी से, जैसे अपने प्रधानमंत्री जी कितने गर्मजोशी से स्वागत करते हैं कोई डेलीगेट बाहर से आते हैं तो यहाँ पे टू बी ऑफर्ड वार्म हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट है टू एंजॉय म्यूजिक प्रोग्राम। म्यूजिक प्रोग्राम को एंजॉय करना, ठीक है। तो ये सेंस तो आ नहीं रहा है इससे,
लास्ट में दिया हुआ है टू बियर द कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है उसका परिणाम, ठीक है, जो जैसा काम किया रहता है उसका कॉन्सिक्वेंस वैसे आते हैं। तो यहाँ पे टू बियर द कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस को बियर करना, ठीक है, उसके परिणाम को सहना, भुगतना, जो भी कह सकते हैं आप। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा टू बियर द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए सेंटेंस दिए गए हैं। अ जनरल पार्डन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। जनरल पार्डन एक सामान्य क्षमादान जिसको बोल सकते हैं, जनरल पार्डन क्षमा ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, यानी पॉलिटिकल ऑफेंडर्स के लिए जो एक क्षमा होती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, ऑफेंस से बना हुआ है ये ऑफेंडर्स, ऑफेंड करने वाले, OFFENC ऑफेंस होता है, और इसके करने वाले जो होते हैं ऑफेंड होते हैं, ऑफेंड। तो ऑफेंडर्स जो हैं, पॉलिटिकल ऑफेंडर्स के लिए जो क्षमादान होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एमनेस्टी, ध्यान रखिएगा। फॉरगिवनेस जो होती है ये एक जनरल क्षमा होती है, ठीक है ना। फॉरगिव, आप किसी को भी फॉरगिव कर देते हैं, गॉड से आप प्रे करते हैं गॉड फॉरगिव मी, तो एक जनरल एक क्षमा होती है। लेकिन जो लोग पॉलिटिकल ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए जो जनरल पार्डन की जाती है वो एमनेस्टी कहलाती है। इन चीज़ों में अंतर करिएगा, ये एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। क्लीमेंसी क्या होती है? क्लीमेंसी भी एक मर्सी होती है, मर्सी। तो पेरोल हम यूज़ करते हैं, कब हम पेरोल यूज़ करते हैं? हम किसी कैदी के लिए पेरोल यूज़ करते हैं, उस कंडीशन पे उसको छूट दी जाती है कि यहाँ से जाने के बाद से वो कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिस पे उसको छूट दी जाती है, लेकिन ये छूट होती है उसके प्रिजनर हिस्ट्री को देखते हुए। जब वो जेल में था तो उसके कैसे, उसके रहने का तरीका क्या था, कोई ज़्यादा बदमाशी तो नहीं करता था, गलतियाँ तो नहीं करता था, उसको देखते हुए, यानी कि आप उसके रिकॉर्ड को देखते हुए पेरोल दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इससे समाज को खतरा नहीं होता। जब देखते हैं कि इससे कोई खतरा नहीं होता तभी उसको पेरोल दिया जाता है, राइट। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो गया? सही ऑप्शन एमनेस्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ अ मैन हु ऑपरेट्स ऑन सिक पीपल। अच्छा, जो बीमार लोग होते हैं उनको ऑपरेट करने वाला। ऑपरेट का मतलब कि मैन को ऑपरेट करना दूसरा है और मशीन को ऑपरेट करना दूसरा है, ठीक है। तो जो मैन को ऑपरेट करता है, मनुष्य को ऑपरेट करता है, चीर-फाड़ करता है, उसके लिए सर्जन वर्ड यूज़ करते हैं। और जो इक्विपमेंट को, मशीन को ऑपरेट करता है उसके लिए ऑपरेटर वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दोनों तो क्लियर हो गई चीज़ें। फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं? ये भौतिक चिकित्सक होते हैं, हिंदी में बोलते हैं भौतिक चिकित्सक। तो ये भौतिक चिकित्सक होते क्या है? आपने देखा होगा खिलाड़ियों को जब चोट लग जाती है, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, चोट लग जाती है, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट आता है, स्प्रे करता है, मॉलिश करता है, यानी कि शरीर की एक्सरसाइज वगैरह करा के, सेक के, दबा के, जिस तरह से भी उसको सही इलाज करता है, ये होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। फिजिशियन क्या होता है? फिजिशियन जो होता है ये भी स्पेशलिस्ट होता है, बट जनरल मेडिसिन में, ऑपरेटर में नहीं, ऑपरेट नहीं करता, ये चीर-फाड़ नहीं करता, ये स्पेशलिस्ट होता है जनरल मेडिसिन का। तो ये फिजिशियन हो गए, सर्जन हो गए, ऑपरेटर हो गए और फिजियोथेरेपिस्ट हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि सही निशान आपने इस पे सर्जन पे ही लगाया होगा, ऑपरेटर पे नहीं लगाया होगा। तो ऑपरेटर पे जिन्होंने लगाया होगा तो गलत तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर ही होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे मनुष्य का ऑपरेट करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस से। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस तो आप समझ ही सकते हैं, सेंटेंस देख के बता सकते हैं कि वर्ब आपका एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। देख सकते हैं केप्ट अवेक, ठीक है। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं किया गया है, जैसा कि आप जानते होंगे कि पैसिव वॉइस में जो होता है बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। इसमें कोई बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ तो किया नहीं गया, यानी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में है तो आप इसके साथ क्या करते हैं? वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो वॉज हो जाएगा आपका केप्ट अवेक, ये आपका पैसिव वॉइस में बदल गया। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए, आई के साथ वॉज ही होगा, आई वॉज केप्ट अवेक। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट जो है इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लाइए, बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। सर ट्रैफिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे PQRS से कुछ क्वेश्चन, यहाँ PQRS का ये क्वेश्चन है, पैराग्राफ जंबलिंग के नाम से भी इनको जानते हैं।
इसमें हमें करना क्या होता है कि 1 और 6 ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनको ऐसे ही इंटैक्ट रखा जाता है। मतलब इनकी सीक्वेंस को चेंज नहीं करना है। जो सीक्वेंस चेंज करना है वो PQRS के सीक्वेंस को चेंज करना है अगर ज़रूरत हो तो, और नहीं ज़रूरत है तो PQRS आप सीक्वेंस में एक रख सकते हैं। अच्छा, सीक्वेंस इनको चेंज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जब सही मीनिंग नहीं देते हैं तो इनको सीक्वेंस को चेंज करके सही क्रम में ला के सही मीनिंग इनकी देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्मोक बिलोड अप बिटवीन द प्लांट्स। बिलोड अप का मतलब होता है उठने से। ठीक है, और ये स्पेशली ये जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो स्मोक के लिए या क्लाउड के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो स्मोक बिलोड अप बिटवीन द प्लांट्स, प्लांट्स के बीच से स्मोक उठने लगी। फिर उसके बाद से क्या होता है, अब इनमें से देखना है आपको। पैसेंजर्स वर टोल्ड टू बी रेडी टू क्विट द शिप, पैसेंजर्स को कहा गया कि आप शिप छोड़ दीजिए। या फिर उसके बाद से ये आप रखेंगे द राइजिंग गेल फैंड द स्मोल्डरिंग फायर। स्मोल्डरिंग फायर क्या होता है? स्मोल्डरिंग फायर हम यूज़ करते हैं जैसे फायर जब सुलगता है ना, जैसे स्मोल्डरिंग आपने सिगरेट सुना होगा, सिगरेट का सुलगना। ठीक है, तो यहाँ पे स्मोल्डरिंग फायर यूज़ किया हुआ है कि फायर अब धीरे धीरे सुलग रही थी और उसको इसने क्या किया, राइजिंग गेल ने इसको हवा दे दी, इनको बढ़ा दिया। गेल यूज़ करते हैं जो समुद्र में चलने वाली जो तेज़ हवाएं होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, राइजिंग गेल फैंड द स्मोल्डरिंग फायर। फिर कह रहे एवरीवन नाउ न्यू देयर वाज अ फायर ऑन बोर्ड। अब सब लोग जान गए थे कि बोर्ड पे आग लग चुकी है। बोर्ड यूज़ करते हैं शिप के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए। फिर कह रहे फ्लेम्स ब्रोक आउट हियर एंड देयर। अब फ्लेम्स फैलने लगा। ठीक है, ब्रोक आउट हियर एंड देयर, इधर उधर फैलने लगा। मोस्ट पीपल बोर द शॉक हैवली, यानी ज़्यादातर लोगों ने इस शॉक को ब्रेवली बेयर किया, मतलब इसका सामना किया, पूरे कह सकते हैं कि बहादुरी से इसका सामना किया ना। अब इसी को, सब चीज़ों की मीनिंग आप समझ गए, अब इसको क्रम में रख देना है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर कोई सेंटेंस में या तो आप इसके बाद से तुरंत मिला दीजिए या कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसके बाद से ये आया हो, आप ये मिला दीजिए। खैर, हमें ऑप्शन से इसमें सेलेक्ट करना होता है। अगर देखिए यहाँ पे जब धुआं उठा होगा तो उसके बाद से पैसेंजर्स को तुरंत तो ये नहीं कहा गया होगा ना कि आप शिप छोड़ दीजिए। शिप तब छोड़ने के लिए कहा गया होगा जब ये घटना घटी होगी, एवरीवन नाउ न्यू देयर वाज अ फायर ऑन बोर्ड। ठीक है, अभी तो लोग जाने भी नहीं कि अभी बोर्ड पे आग लगी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि ये आर के बाद से पी आया होगा। ठीक है, आर के बाद से पी, और आर के बाद से पी, देखिए आर के बाद से पी इसमें आया हुआ है, आर के बाद से पी इसमें आया हुआ है। ठीक है, ये हो नहीं सकता, आर के बाद से पी ये आया हुआ है, बीच में क्यू आ रहा है। तो अब ये देखिए कि आर के बाद से जो आपने पी लगाया, फिर क्या आप क्यू को लगा सकते हैं यहाँ पे, द राइजिंग गेल फैंड द स्मोल्डरिंग फायर। ठीक, अच्छा, पहले धुआं धीरे उठा और फिर उसके बाद से जो हवाएं जब चलने लगी तो इसने आग को और बढ़ा दिया। ठीक है, ये कह सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है इस सेंटेंस को ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्यू, तो सेंटेंस की शुरुआत क्यू से होगी। तो क्यू जो है, यानी कि एक इसमें है बी में और एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है क्यू। अब ये दोनों ऑप्शन आपके निकल गए, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होना है। लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा है क्यू के बाद से पी होगा कि क्यू के बाद से एस होगा। तो आप देख लीजिए क्यू के बाद से पी होगा कि क्यू के बाद से एस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फ्लेम की बात कर रहे हैं, फायर की बात कर रहे हैं। अच्छा, जब ये इसको हवा मिली होगी, आग और भड़की होगी, तो ये आग फैली होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्यू के साथ हम एस को यहाँ पे मिला सकते हैं, और क्यू के साथ एस जो है सिर्फ डी में ऑप्शन है। अब देख सकते हैं इसका पूरा का पूरा क्रम एक साथ आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है करने का। ठीक है, जब भी आपको दिक्कत हो, सेंटेंस समझने में कहीं नहीं आ पा रहा है, तो आप मिलाने की कोशिश करिए। अगर समझ में आ रहा है तो आप तो आराम से कर सकते हैं इसको सॉल्व। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और इसके बाद से जितने भी इस तरीके से PQRS आएंगे, और कोशिश करेंगे कि आप पहले इसको कर लें, क्योंकि मैं इस पेपर को आप सॉल्व कराने से पहले ही मैं अपलोड कर देता हूँ। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, फ्री इंग्लिश SSC प्रैक्टिस, इस तरीके से करके एक चैनल बना हुआ है। तो आप वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था ये सही तरीका होगा, वरना फिर मेरे ये कराने से फिर एक रटना हो जाएगा आपके लिए। पहले अपने से कोशिश करिए, और फिर यहाँ पे जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ उससे आप फ़ायदा उठा लीजिए, उसको समझ लीजिए कि क्या मैंने जो किया है तुक्का तो नहीं लगाया, सही लगाया कि नहीं लगाया।
ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट, एक और PQRS उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम वही करना है, 1 और 6 को आपको इंटैक्ट रखना है और PQRS की पोजीशन को आप चाहते हैं तो इसको चेंज करके एक सही मीनिंग में तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसको। अगर सही मीनिंग नहीं आ रही है तो, अगर सही मीनिंग आ रही है इस सीक्वेंस में तब तो सही है, PQRS का कोई ऑप्शन हो तो वहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन तो कोई नहीं है, इसका मतलब चेंज करना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है रमानी इज़ ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, ये स्टूडेंट है मेडिसिन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये नाउन है और इसके लिए ये प्रोनाउन आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक रूल है कि अगर नाउन से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो उसके बाद से जो सेकंड सेंटेंस होगा, अगर उसके प्रोनाउन को यूज़ किया गया है तो वो सेकंड सेंटेंस होगा। तो इसका मतलब आर और एस से सेंटेंस की शुरुआत होने वाली है, और आर और एस से अगर सेंटेंस की शुरुआत होने वाली है तो आर ऑप्शन है बी में, डी में और सी में, ठीक है। तो या तो आर से शुरुआत होगा या तो एस से शुरुआत होगा। अगर आर से शुरुआत होगा तो दो ऑप्शन है, बी और डी, और अगर एस से सेंटेंस की शुरुआत होनी है तो सिर्फ सी ऑप्शन है। तो ये आपके ऑप्शन, ये तो क्विट हो गया, ए खत्म हो गया यहाँ से, यानी सेंटेंस की शुरुआत। अब देख लेते हैं, रमानी इज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, ही इज डूइंग रिसर्च इन कैंसर, मतलब उसके बारे में बता रहा है वो कर क्या रहा है कि कैंसर पे रिसर्च कर रहा है, ही इज डूइंग रिसर्च इन कैंसर। और एस ऑप्शन से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो लिखा हुआ है ही हैज़ ऑलरेडी डन वेरी यूजफुल वर्क इन दिस फील्ड एंड इज होपफुल ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू दिस डिजीज। अच्छा, पहले तो उसके बारे में आप बताएंगे ना कि वो कर क्या रहा है, और फिर उसके बारे में बताएंगे कि वो कुछ काम इस पे आगे बढ़ा चुका है, ठीक है। ही हैज़ ऑलरेडी डन वेरी यूजफुल वर्क इन दिस फील्ड एंड इज होपफुल ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू दिस डिजीज, और वो उसको उम्मीद है कि इस डिजीज़ का वो सोल्यूशन निकाल लेगा। तो पहले सोल्यूशन नहीं, पहले तो आप बताएं ना कि वो कर क्या रहा है। तो यहाँ पे आर पहले होगा और फिर उसके बाद से आप कर सकते हैं आर के बाद से एस। तो आर के बाद से अगर एस देखें तो बी में भी है और डी में भी है, इसका मतलब एक और स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर पी और क्यू में देखना पड़ेगा इसके बाद से क्या होगा। पी है फिर उसके बाद से क्यू है। अगर इसको देख लें तो फिर कह रहा है बट ऑफ लेट ही हैज़ बिकम अ ड्रग एडिक्ट, और यहाँ पे लिख रहा है द होप्स ऑफ मिलियंस ऑफ कैंसर पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स रेस्ट ऑन दिस रिसर्च। तो एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर लास्ट में एक जो रिजल्ट आया हुआ है, दिस एडिक्शन हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी कि कोई एडिक्शन था जो उसका डे बाय डे बढ़ रहा था। तो एडिक्शन का जिक्र हमने किया है क्यू में, और क्यू के साथ 6 आ जाएगा, तो क्यू इसका मतलब ये लास्ट में आने वाला है, और क्यू अगर लास्ट में आने वाला है तो यहाँ पे हो जाएंगे ये वाला, क्योंकि आर से ही दोनों ऑप्शन मिल रहा था कि आर पहले आएगा फिर उसके बाद से एस आएगा, तो बी और डी में से यहाँ पे मिल रहा था, तो बी और डी के बाद से या तो पी आएगा फिर क्यू आएगा। तो अगर पी और क्यू आपको यहाँ पे देखने में दिक्कत आ रही है तो आप लास्ट देख लें कि पी से 6 मिल रहा है कि क्यू से 6 मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ड्रग एडिक्ट की बात कर रहा है कि ड्रग का एडिक्शन बाद में बढ़ने लगा, और दिस एडिक्शन हैज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड हैज़ स्टार्टेड अफेक्टिंग टू हिज वर्क, और उसका काम उसे प्रभावित होने लगा। तो अब आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस से। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है और एक फ्रेज के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। आपके शीट में ये अंडरलाइन छूट गई है तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं। इस पार्ट को इंप्रूव करके आपको एक सही सेंटेंस बनाना है, ठीक है। लिखा हुआ है फॉर मी मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए कि मनी एक साधन है अपने एम को या पर्पस को पाने का। एंड का मतलब यहां पे है एम या पर्पस, ठीक है। देखिए अगर इस सेंस में इसको देखा जाए कि क्या ये सही सेंस है कि मनी सिर्फ एक साधन है, सिर्फ यही एक साधन है जिससे आप अपने लक्ष्य को पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी से ही आप अपने एम को पा सकते हैं, राइट। अच्छा, इसको अगर ऐसे लिख दिए थे कि मनी इज द ओनली मीन्स टू एन एंड, तो ये कोई ऑप्शन अगर इसमें से होता तो सही सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक माध्यम है अपने एंड तक पहुंचने का। तो आप यहाँ पे ओनली द मीन्स की जगह पे ओनली अ मीन्स लगा दीजिए, सही हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैरिंग a rich man is only a means to an end।
इसका मतलब क्या है कि एक रिच मैन से शादी करने का सिर्फ एक माध्यम था उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का, ठीक है। मैरिंग अ रिच मैन इज ओनली अ मीन्स, यानी कि हो सकता है कि उसको कुछ आगे तक बढ़ना हो और पैसे की ज़रूरत हो, तो उसने कुछ देखा नहीं और सिर्फ एक रिच आदमी से शादी करके अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्या है, एक पैसा जो है माध्यम है। माध्यम किस तरह से बन रहा है कि आप इससे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले रहे हैं, अच्छे से अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले रहे हैं, इंडिविजुअल क्लासेस कर ले रहे हैं, तो ये एक माध्यम है आपको एक ऑफिसर बनाने का, राइट। तो ओनली अ मीन्स यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, वी ईट दैट वी मे लिव। हम खाते इसलिए हैं कि हम जिंदा रह सकें, एक पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि खाने से आप जिंदा रहते हैं, ठीक। तो मे पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, तो यहां पे तो सही लग रहा है। माइट क्यों नहीं सही हो सकता? माइट जो होता है मे का पास्ट फॉर्म होता है, तो अगर सेंटेंस कंप्लीट पास्ट का होता तो आप माइट यूज कर सकते थे, ठीक है। जैसे अगर इस सेंटेंस में यहां पे थोड़ा सा बढ़ा देता, दे सेड दैट वी ईट दैट वी मे लिव। अब ये गलत हो जाता। गलत इसलिए हो जाता कि सेंटेंस जब आपका पास्ट में होता है तो आपका आगे आने वाला सेंटेंस भी पास्ट में हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे मे की जगह तब माइट कर देते, लेकिन ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है तो मे यहां पे सही है। शैल क्यों नहीं सही हो सकता? शैल इसलिए सही नहीं हो सकता कि ये फ्यूचर की चीजें बताने लगेगा, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है। तो यहां पे शैल आप यूज नहीं कर सकते। शुड सजेशन देने के लिए यूज होता है, तो यहां पे ऐसा कोई सेंस है नहीं, तो यहां पे नो इंप्रूवमेंट पे आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हमारा नरेशन से, यानी कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो अपने पास्ट में बदल जाता है। तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट में है, तो इसका मतलब ये जो टेंस होगा वो अपने पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, वाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट दे आर डूइंग नथिंग, तुम यहाँ पे क्यों फालतू में बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो। जब हम यहाँ पे सिट के साथ अबाउट यूज़ करते हैं, सिटिंग अबाउट का मतलब होता है कि बिना मकसद के कोई बैठना, ठीक है। तो जब आप लिख रहे हैं वाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट दे आर डूइंग नथिंग, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वो अपने पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा। अच्छा देखिए, सब में पास्ट कॉन्टिन्यूस जनरली किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो ये तो दोनों आंसर नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा। होगा इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर, लेकिन इनमें से ये इसलिए नहीं होगा। आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका डायरेक्ट नरेशन है और उसमें इंट्रोगेट किया जा रहा है, तो जैसे ही इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देते हैं तो वो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट इंट्रोगेट नहीं करेंगे आप। इसका मतलब ये है कि WH वर्ड के तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, WH वर्ड के बाद से आप सब्जेक्ट का यूज़ कर देंगे, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार और बता दूं कि डायरेक्ट नरेशन से जब इनडायरेक्ट नरेशन में आप चेंज करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखा जाता है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होता है तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में तो है ही है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप पास्ट में बदल दीजिए। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस पहचान में आना चाहिए, ये जो टेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय इसको इंट्रोगेटिव नहीं करेंगे, इसको इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव करेंगे। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि तुम क्या कर रहे हो और इस बात को मेरे दूसरे तक पहुँचाना है, तो आप तो ये नहीं कहेंगे कि सर तुम क्या कर रहे हो, सर ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था, ठीक है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन हुआ, तो आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन में चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए WH वर्ड के बाद से सब्जेक्ट आया हुआ है और यहाँ पे WH वर्ड के बाद से हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, तो ये नहीं आंसर होगा, ये आपका आंसर बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सक्सेसफुली 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये जो क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख के कहिए कि मैं आपको ये क्लोज टेस्ट भी सॉल्व कराऊं। अदरवाइज़ ये मान के चल रहा हूं कि आपको क्लोज टेस्ट ये बिल्कुल आसान है और आप कर सकते हैं, ठीक है।
अगला जो टेस्ट पेपर है मॉडल टेस्ट पेपर 3 यानी 2 का सॉल्यूशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मॉडल टेस्ट पेपर 3 वो जल्द ही आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप उसको डाउनलोड करें, प्रिंट आउट लें और 10 से 12 मिनट का समय लेकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं 10 से 12 मिनट इसलिए कह रहा हूँ कि ये कॉन्टिन्यूटी आनी चाहिए कि अगर 25 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है तो 12 मिनट में आप सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 12 मिनट में सॉल्व करने पर ये होगा कि जितने आपके समय बचेंगे वो मैथ्स और रीजनिंग के लिए दे सकते हैं आप। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद।